वंदे मातरम। जो अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। अगले टॉपिक में हम सबसे पहले, चूँकि हमें अब आगे जाना है, जो मॉडर्न थियरी ऑफ फॉर्म्स वगैरह हैं, हमें उसको देखना है। तो उसके पहले हम देखते हैं कि उसकी विकास कहाँ से शुरू हुआ, उसकी नींव कहाँ से पड़ी, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम उसी चरण में हम आलोचनाओं को देखेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ नियो क्लासिकल एजम्पशंस, अर्थात जो मॉडर्न थियरी ऑफ फॉर्म्स का विकास हुआ है, जो मॉडर्न जो भी चीज़ें विकसित हुई हैं, उसका जो नींव है वो जो नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री के जो एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं, उसका खंडन के फलस्वरूप, उसकी आलोचना के फलस्वरूप आता है। अब हम देखते हैं कि उसके कौन कौन सी चीज़ें थी जिसका खंडन हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि लाभ अधिकतम करना, एक ही उद्यमी और मालिक दोनों एक ही होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो एजम्पशंस है जिसको हम क्रिटिसिज्म के रूप में देखेंगे आगे। सबसे पहला एजम्पशंस हम लेते हैं, वो है लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य। जो सबसे पहली मान्यता थी कि लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य, इसका जो सबसे पहले खंडन सबसे पहले देखा किसने था, तो के डब्ल्यू रोथस्चाइल्ड ने इसको सबसे पहले देखा था और कहा था कि जो फर्म का उद्देश्य है वो केवल लाभ को अधिकतम करना नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है। और उन्होंने कहा था कि फर्म सामान्य लाभ चाहती है। इन्होंने बस कहा था। बाद में 1939 में हॉल एंड हिच, जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियन है, तो हॉल और हिच ने 38 उद्यमी हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं, और उस इंटरव्यू के द्वारा वो जज करते हैं कि जो फर्म है, हालांकि वो कहते हैं कि जो सीमांत नियम वगैरह हैं वो उसके बारे में केवल जो अर्थशास्त्री हैं उन्हीं को पता रहता है, ना कि उद्यमकर्ताओं को। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य, उसके जो खंडन है वो हॉल एंड हिच 1939 में किस प्रकार करते हैं कि 38 जो उद्यमकर्ता हैं, 38 जो उद्यमी हैं, उनसे वो डायरेक्ट क्या करते हैं, बात करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और उसके आधार पे वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जो फर्म है वो अपने अधिकतम लाभ को नहीं बल्कि सामान्य लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा उन्होंने तर्क दिया कि क्यों प्राप्त करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए फर्म, अगर हम देखते हैं कि जो पुरानी अर्थशास्त्री हैं नव प्रतिष्ठित सिद्धांत में, तो वो देखते हैं कि जैसे ही फर्म को अधिकतम लाभ होता है, वैसे वैसे नई फर्में उस मार्केट में प्रवेश करती हैं, और फिर लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में फिर वही बात होती है सामान्य लाभ की। तो कोई दूसरी फर्म आके इस फर्म को अव्यवस्थित ना करे, इस पे प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, इसके लिए जो फर्म है वो अधिकतम लाभ करने का उद्देश्य नहीं रखती है, वो औसतन लाभ प्राप्त करना चाहती है। उन्होंने कहा था कि औसतन लाभ के साथ, एवरेज कास्ट के साथ मार्कअप प्राइसिंग का सिद्धांत दिया था कि मार्कअप प्राइसिंग, अभी उसको हम देखेंगे समीकरण के माध्यम से। उन्होंने मार्कअप प्राइसिंग का सिद्धांत दिया कि एवरेज कास्ट है उससे बस थोड़ा सा, वो जो फर्म है एवरेज कास्ट के अनुसार ही कीमत को तय करती है, लेकिन उससे कुछ अधिक लेके तय करती है, जिससे उसका कास्ट और थोड़ा सा लाभ मिल जाए, जिसे सामान्य लाभ कहते हैं। तो हॉल और हिच ने कहा था। बाद में हम देखते हैं कि फर्म में मालिक तथा उद्यमी एक होते हैं। जो न्यू क्लासिकल में फर्म में मालिक और उद्यमी एक होते थे, ठीक है, दोनों एक होते थे। लेकिन आर्य रोडान 1914 में आते हैं और उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो आधुनिक संरचना है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो प्राचीन संरचना थी फर्म की, वो उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं थी। छोटे छोटे दुकानें होते थे, छोटे छोटे फर्म्स होते थे, तो उसमें निर्णय लेना कोई कठिन बात नहीं थी। निर्णय लेना, कोई भी काम निश्चित करना कोई अधिक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। लेकिन वर्तमान फर्म में कंपटीशन का दौर है, तो कई लोग, उन्होंने कहा कि कई शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, अंशधारक होते हैं, जिनके द्वारा मिलके एक कंपनी को खोला जाता है, और फिर वो क्या करते हैं कि हायर करते हैं ग्रुप ऑफ मैनेजर्स को, जो उस कंपनी का संचालन करेंगे, उस फर्म का संचालन करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि फर्म और मालिक और उद्यमी दोनों अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो आधुनिक फर्म की संरचना है वो कॉम्प्लेक्स है, आर्य रोडान बोलते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि साथ साथ कि जो चूंकि ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए दोनों के उद्देश्य अलग अलग तो हैं, लेकिन वो विपरीत नहीं है। अलग अलग हैं लेकिन विपरीत नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है। लास्ट में हम देखते हैं कि जो फर्म की उपयोगिता है,
यूटिलिटी ऑफ फर्म्स जो नियो क्लासिकल था उसमें यूटिलिटी ऑफ फर्म जो एक्स वस्तु की मात्रा और वाई वस्तु की मात्रा पे निर्भर करता था, हम देखे हमने। लेकिन वर्तमान में जो यूटिलिटी ऑफ फर्म्स है वो केवल इस पे निर्भर नहीं करती है, वो एक हम बोल सकते हैं कि उद्देश्यों का समुच्चय है। उन्हें कहा गया कि उद्देश्यों का समुच्चय, बहुत सारे उद्देश्य हैं। जैसे देखिए सैलरीज को इसका यूटिलिटी कैसे मिलता है फर्म को, सैलरी अच्छा होना चाहिए, प्रबंधक का सैलरी अच्छा होना चाहिए, जो उसमें वर्कर्स हैं उसके सैलरी अच्छा होना चाहिए। मार्केट शेयर्स पे भी निर्भर करता है कि उसको लोग खरीद रहे हैं कि नहीं, उसके मार्केट शेयर को बाजार में बिक रहा है या नहीं। उसके अलावा मार्केट रेपुटेशन, मार्केट का इमेज जो रेपुटेशन कैसा है, उसका बढ़िया, उसका प्रभाव कैसा है मार्केट में, प्रतिष्ठा कैसी है, ठीक है। इसके आधार पे जो वर्तमान फर्म की उपयोगिता है वो निर्भर करते हैं। इसके देखिए एटसेट्रा का मतलब इसके अलावा अभी अन्य बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए हमने कहा है कि इसका उद्देश्यों के समुच्चय हैं इसमें वर्तमान में। तथा इसके साथ साथ फर्म का उद्देश्य संतुष्ट करना भी होता है। देखिए फर्म का उद्देश्य उसके अंदर जो लोग हैं उसको संतुष्ट करना भी होता है। किसको संतुष्ट करना होता है, देखिए ऑनर प्लस मैनेजर को, मतलब ऑनर के साथ साथ मैनेजर्स को भी संतुष्ट करना है। ऑनर्स को लाभ चाहिए तो लाभ भी मिले, मैनेजर्स को क्या चाहिए, फेमस होना चाहिए, उनको बढ़िया सैलरी चाहिए, वो अपना नाम भी कमाना चाहते हैं और सैलरी भी अच्छी चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो निर्णय लेते हैं। उसके अलावा टैक्स कलेक्टर गवर्नमेंट जो कर इकट्ठा करती है सरकार, उसको भी संतुष्ट करना, उसको भी समय से कर दे देना, उसको भी संतुष्ट करना इसकी उद्देश्य है। तीसरा सेटिस्फाइंग ग्रोथ रेट, जो वृद्धि दर है, समृद्धि दर, उसको भी एक प्रकार से व्यवस्थित करना। उसके अलावा जो चौथा है वो है लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड रिटेंशन ऑफ कांस्टेंट मार्केट शेयर। वो देखिए वर्तमान में फर्म की बात ये है कि हालन हिच खुद कहते हैं कि लॉन्ग रन सर्वाइवल, अर्थात जो फर्म है वो हमेशा वर्तमान फर्म है वो हमेशा दीर्घकाल के बारे में सोचती हैं, वो अल्पकाल के बारे में नहीं सोचती, इसीलिए वो अपना कीमत लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के द्वारा तय करती है, ठीक है। तो लॉन्ग रन सर्वाइवल वो चाहती हैं कि मुझे कम लाभ मिले, लेकिन मतलब बहुत अधिक लाभ ना मिले, लेकिन परमानेंट मिलता रहे, लॉन्ग रन अर्थात दीर्घकाल तक मिलता रहे। एंड रिटेंशन ऑफ कांस्टेंट मार्केट शेयर, और वो जो उसके मार्केट शेयर है, जो बाजार अंश है, उसको अस्थायित्व रखना चाहती है, अस्थायी रहे, उसको भी प्रयास करती है ताकि जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उसे छोड़ के ना जाए। इसके अलावा बहुत सारे उद्देश्य हैं। इसके अलावा भी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम देखते हैं अगला उद्देश्य। अब हम दूसरे एजम्पशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो नियो क्लासिकल से नव प्रतिष्ठित कुछ और एजम्पशंस हैं, मान्यता है, उसमें देखा गया है कि जो फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, अर्थात जो फर्में हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक, जैसे ही जो स्थापित फर्म है उसको लाभ शुरू हुआ, जैसे कि उसको बेचने से बहुत ज्यादा लाभ होने लगा, तो जो नई फर्में वो सिर्फ स्वतंत्रता पूर्वक आ रही थी और फिर उत्पादन करना शुरू कर दे रही थी, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो वहां पे ऐसा था कि न प्रतिष्ठित में कि जैसे ही लाभ हुआ वैसे चले जाए, जैसे ही हानि हुई वैसे चली जाए। लेकिन यहाँ पे जो आधुनिक संरचना है फर्म की वो डिफरेंट है। जो फर्म है वो आ ना सके, जैसे कोई फर्म स्वतंत्रता पूर्वक आ ना सके, उसके लिए जो नई फर्में हैं वो एक एंटी प्रिवेंशन अर्थात प्रवेश अवरोध की बात करते हैं कि ऐसी कोई नियम बनाती हैं जैसे हम प्रवेश अवरोध हो जाए, रुक जाए, आ ना पाए नई फर्में, उसके बारे में सोचने था। इसके लिए लिमिट प्राइस का सहारा लेते हैं, सीमा कीमत जो होता है, अभी हम बताएंगे सीमा कीमत क्या होता है। एक ऐसा कीमत होता है जिसके द्वारा जब संभावित मतलब जो आने वाली फर्में हैं एंटी प्रिवेंशन वो आ ना पाए, उसको रोकने के लिए सीमा कीमत निर्धारण किया होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, जब फ्री एंट्री फ्री एग्जिट नहीं होता है तो क्या होता है, उसमें पोटेंशियल एंट्री होता है, संभावित प्रवेश। पोटेंशियल एंट्री मीन्स संभावित प्रवेश होता है। और संभावित प्रवेश को भी रोकने के लिए जो फर्म है, जो नई फर्म है, वो प्राइस स्ट्रेटजी अर्थात कीमत रणनीति, विभिन्न प्रकार के कीमत लगा करके उसको रोकने का कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा जो नई जो सिक्स्थ एजम्पशंस हैं वो है सीमांत नियम। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसको और समझाते हैं। सीमांत नियम का मतलब ये है कि जो फर्में हैं, जो पूर्ण नव प्रतिष्ठित फर्में हैं, उनको तो अधिकतम लाभ चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य उनका लाभ कमाना था, इसीलिए वो अपना प्राइस, अपनी कीमत
सीमांत नियम के अनुसार तय करती है, MC इक्वल टू EMR। लेकिन यहाँ पे आधुनिक फर्में वैसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो नई फर्में अगर आ जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, उनके लाभ में क्या होगा, बाधा डब पड़ेगा, तो नहीं चाहती हैं। ठीक है, तो सीमांत कीमत के अनुसार इन्होंने कहा था कि तय होता है जन संस्था। लेकिन बताया तो था कि जो हाल एंड हिच है 1939 में, उन्होंने देखा कि फर्में दीर्घकालीन लाभ चाहती हैं, वो अल्पकाल की बात नहीं करती हैं। ठीक है, वो चाहती हैं कि दीर्घकाल में लाभ मिले, थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन मिले दीर्घकाल तक। तो सीमांत नियम का खंडन करते हुए उन्होंने कहा था कि जो फर्म का जो प्राइस निर्धारण होता है वो एवरेज कास्ट के अनुसार होता है। ठीक, तो किस प्रकार से एवरेज कास्ट के अनुसार होता है, देखिए किस प्रकार से होता है। फर्म का निर्धारण जो प्राइस है, अर्थात जो डिजायरेबल जो प्राइस है वो कैसा होता है। देखिए कि जो प्राइस तय करती हैं वो एवरेज कास्ट के साथ करती हैं, हाल एंड हिच ने कहा, लेकिन उसके साथ कुछ और, थोड़ा सा और, ताकि एवरेज कास्ट में कुछ लाभ हो, उसके लिए वो क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके वो प्राइस को तय करती है। अब होता क्या है, देखिए जो एवरेज कास्ट में क्या क्या आता है, P इक्वल टू ए, देखिए ABC आ जाएगा, ABC एंड AFC, ठीक है, आ जाएगा, प्लस NPN। अब क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कास्ट मतलब ये होता है कि जैसे आपने जमीन खरीद के लगा दिया, जमीन खरीद दिया एक ही बार, तो फिक्स्ड कास्ट मतलब स्थिर आता है। तो जैसा कि आप जानते हैं फिक्स्ड कास्ट मतलब कि आपने जमीन खरीद लिया, मशीन खरीद ली, एक तरह से फिक्स्ड कास्ट है। ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कास्ट मीन्स क्या होता है, एवरेज वेरिएबल कास्ट मीन्स होता है कि जैसे आपने जो रोज रोज का काम है, जैसे बिजली बिल देना है वगैरह इत्यादि, बहुत सारी चीजें, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने, परिवहन लागत देना है, ईंधन के लिए देना है, ये सारी चीजें एवरेज वेरिएबल कास्ट में आती हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए ये मिलके, कभी कभी अगर आप ये भी पूछा जा सकता है कि GPM क्या होता है। ठीक है, तो GPM को अगर हम लेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं GPM इक्वल टू व्हाट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू होता है AFC प्लस NPN। ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, बगल में लिख देते हैं GPM इक्वल टू AFC प्लस NPN। ठीक है, NPM ये होता है, और जैसे ही ये आया तो क्या हो गया, ये P इक्वल टू AC, देखिए हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो हो गया P इक्वल टू AC प्लस NPN। ठीक है, तो यही प्राइस तय करती है हाल एंड हिच के अनुसार। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो प्राइस इस प्रकार से तय करती है, जो नई फर्में हैं, आधुनिक फर्में हैं, वो इस प्रकार से प्राइस तय करती हैं ताकि जो नई फर्में हैं उनका प्रवेश ना हो सके। जैसे कि जो आधुनिक फर्में हैं, स्थापित फर्में, जो आधुनिक स्थापित फर्में हैं, वो इस प्रकार से कीमत तय करती हैं ताकि जो नई फर्में हैं उनका प्रवेश ना हो सके। ठीक है, उन्होंने देखिए संभावित प्रवेश को रोकने के लिए भी बहुत सारे, संभावित प्रवेश को रोकने के लिए भी प्राइस स्ट्रेटजी का प्रयोग किया है, विभिन्न प्रकार की कीमत, अभी हम देखेंगे उसके बारे में। उसके बाद एक और एजम्पशंस हैं जिसे हम बोलते हैं सर्टेनिटी एजम्पशंस। ठीक है, जो 7th नंबर के जो एजम्पशंस है वो निश्चितता है, निश्चितता या सर्टेनिटी, ये एजम्पशंस निश्चितता की जो फर्म है वो लाभ और लागत के बारे में पूर्ण रूप से पता है उसको, जो लाभ होगा या लागत होगी, जो मांग होगा, इस सब के बारे में फर्म को पता है, न प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें। लेकिन जो आधुनिक फर्में हैं वो ऐसा नहीं मानती। उन्होंने कहा था कि कम लागत और लाभ का जो आकलन है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री या कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कह सकते हैं कि हमको पूर्ण ज्ञान है उसके बारे में। तो जो निश्चितता है, अर्थात जो पूर्ण ज्ञान का जो एजम्पशंस है, ये कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कह सकती है कि हमें किसी भी चीज़ का पूर्ण ज्ञान है। और यहीं से 2-3 फर्मों का जो है 2-3 सिद्धांत आए, दैट इज, देखिए कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। सबसे पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, फर्म का व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरा है मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म्स, अर्थात फर्म का प्रबंधकीय सिद्धांत, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहे हैं ताकि आप लोग लिख लें इसको।
व्यवहारवादी अर्थात बिहेवियरियल थियरी ऑफ फॉर्म्स एंड प्रबंधकीय सिद्धांत मैनेजरियल थियरी ऑफ फॉर्म्स। उसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे हम बोलते हैं, हमने देखा है जिसको एवरेज कास्ट प्राइसिंग। उस व्यवहार को अध्ययन करने के बाद ही तो ये सारी चीज़ें करती हैं, एवरेज कास्ट प्राइसिंग फर्म करती है। तो यहीं से निश्चितता अर्थात पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण फर्म ये सारी चीज़ें करती हैं ताकि वो बचे रहें। तो व्यवहारवादी अर्थशास्त्र सिद्धांत मतलब कि फर्म अध्ययन करती है उनके व्यवहारों को। प्रबंधकीय सिद्धांत मतलब फर्म की जो प्रबंधक है उनकी इच्छाओं या उनके जो उद्देश्य है उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है। और एवरेज कास्ट मतलब जो फर्म किस प्रकार से एवरेज कास्ट के अनुसार अपना प्राइस तय करती है। अगला एजम्पशन हम देखते हैं, वो है नियो क्लासिकल फॉर्म है, वो स्टैटिक नेचर की होती है, जो स्थितिकी नेचर की होती है। जो नियो क्लासिकल फॉर्म्स है, नव प्रतिष्ठित सिद्धांत, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को आत्मनिर्भर मानती है। आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि स्वतंत्र मानती है, वो अपना कीमत और जो भी सारी चीज़ें निर्धारण है, कास्ट वगैरह जो भी निर्णय है, वो खुद अपने ऊपर मानते हैं कि उनका किसी दूसरे फर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अकेले सारे निर्णय लेती हैं। लेकिन वर्तमान सेटअप में जो फर्म्स हैं वो ऐसा नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती, वो मानती हैं कि देखिए अभी हम उसी में देखें कि जो ओलिगोपोली फॉर्म है वो भी अपने आप में इंटरडिपेंडेंस को मानती हैं, अंतर्निर्भरता को। तो जो वर्तमान फर्म है वो सारी फर्में कंपल्सरी रूप से मानती हैं कि जो फर्में हैं वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, ठीक है। तो और एक के व्यवहार की जो प्रतिक्रिया, जो एक की जो क्रिया है उसके दूसरे जो फर्म है उस पर उसकी क्रिया पे भी पड़ता है। इसीलिए फर्म देखिए, इसीलिए भी जो हमने इसके पहले जो 3 सिद्धांत हमने अभी बताया है, जो व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, मैनेजरियल थियरी ऑफ फर्म्स, जो एवरेज कास्ट प्राइसिंग फर्म्स है, ये इसके भी विरोध में उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको आप लिख लीजिए। आर्य रोडन, जो आर्य रोडन है वो 1914 में कुछ बातें कही थी, आप लिख लें इसको। सबसे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आर्य रोडन ने कहा था कि वास्तविक विश्व में व्यापार का आर्थिक वातावरण जटिल और परिवर्तनशील है, ठीक है। पर फर्म को निरंतर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। कीमत निर्धारण का आधार एवरेज कास्ट है और फर्म बहुउद्देशीय होती है। शायद हमने ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है एजम्पशंस के माध्यम से इसके पहले। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे मैनेजरियल थियरी ऑफ फर्म्स, बामोल है, मैरिस है और विलियमसन है, ठीक है। तो उसको हम शुरू करते हैं। आज के लिए बस अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम।